नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की एक अन्य कम नाटकीय लेकिन अधिक प्रभावशाली प्रतिक्रिया हुई एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक का होम रूल लीग। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारतीयों की कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। भारतीय होम रूल लीग का गठन आयरलैंड के होम रूल लीग के नमूने पर किया गया था, जो तत्कालीन परिस्थितियों में तेजी से उभरती हुई प्रतिक्रियात्मक राजनीति के नए स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता था। एनी बेसेंट और तिलक इस नए स्वरूप के अगुवा थे। 1915 से 1919 के बीच का काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक संधि काल था, जिसके दौरान उसकी दिशा, गति, सामर्थ्य, नेतृत्व आदि सब बदल गए। इस परिवर्तन का श्रेय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा संचालित होम रूल आंदोलन को जाता है। उदय की परिस्थितियां। वस्तुतः 1905 से 1914 के बीच की राष्ट्रीय राजनीति ने होम रूल आंदोलन की आवश्यक पृष्ठभूमि की रचना की। 1907 में सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस से निकाले गए राष्ट्रवादी या उग्रवादी सरकारी दमन नेतृत्व के अभाव में बिखर गए, क्योंकि 1908 में तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले बर्मा भेज दिया गया। 1910 में अरविंद ने राजनीति से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल स्वेच्छा से इंग्लैंड चले गए। दूसरी तरफ नरमपंथी खेमा उसकी स्वदेशी आंदोलन के उपरांत अप्रासंगिक हो रही थी और 1909 के निराशाजनक माले मिंटो सुधार से नरमपंथियों का भी मोह भंग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध से समाज के कमजोर तबके की परेशानियां बढ़ गई थी और युद्ध के कारण करों की दर बढ़ गई थी, मूल्यों में काफ़ी वृद्धि हो रही थी। ऐसे में जो जनता का असंतोष था, उसकी वृद्धि होना स्वाभाविक था। महायुद्ध के कारण विदेशी प्रतियोगिता में कमी आई और मांग में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में भारतीय बुजुर्गा जो वर्ग था वो भारी लाभ कमा रहा था। औद्योगिक क्रांति यहाँ सफल हो रही थी। स्वभावतः उसकी अपेक्षा रही कि भविष्य में ऐसी ही अनुकूल परिस्थिति बनी रहे। ये तभी संभव था जब भारत को स्वशासन मिल पाता। यहाँ हम स्वशासन की बात करेंगे। 1914 में मांडले से तिलक की रिहाई के बाद वापसी और भारतीय राजनीति में एनी बेसेंट के पदार्पण के साथ ही तत्कालीन राजनीतिक शून्यता जो आ रही थी उसकी भरपाई का प्रयास किया गया। उत्पत्ति। वस्तुतः तिलक राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कांग्रेस को एकजुट करना चाह रहे थे। फलतः कांग्रेस में वे पुनः प्रवेश कर उसे जुझारू पार्टी बनाना चाहते थे। एनी बेसेंट भी ऐसा चाहती थी, लेकिन मेहता एवं गोखले जो थे तिलक की वापसी के सख्त विरोधी थे। लिहाजा 1914 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का दरवाजा तिलक राष्ट्रवादियों के लिए नहीं खुला। 1915 में गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के साथ ही कांग्रेस का द्वार इनके लिए खुल गया। तिलक व एनी बेसेंट ने इस बात पर जोर दिया कि स्वराज के लिए आंदोलन चलाने का अब वक्त आ गया है, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। फलतः तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस में इसकी स्थापना की। इसके जो उद्देश्य थे, शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज के साथ जोड़कर इसे हासिल करना अपने लीग का उद्देश्य बताया। साथ ही इन्होंने जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध अभियान भी चलाया। अपना उद्देश्य घोषित किया, लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना और राजनीतिक बहस छेड़ने के लिए तैयार करना। एनी बेसेंट के अनुसार स्वशासन के तहत परिषद, जिला, नगरपालिका एवं प्रांतीय स्तरों पर पूर्ण स्थानीय सरकार का निर्माण करना, भारतीय राजनीति को उग्र धारा की ओर जाने से रोकना, ये सारे जो होम रूल लीग के उद्देश्य थे, होम रूल आंदोलन के उद्देश्य थे।
आंदोलन का प्रसार तिलक द्वारा स्थापित लीग का भौगोलिक जो स्वरूप था वो क्षेत्रीय था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, इस प्रकार उनकी 6 शाखाएं थी और लीग की सदस्य संख्या 1918 तक 32,000 पहुंच गई थी। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग का भौगोलिक स्वरूप जो था वो अखिल भारतीय था। यहाँ पे हम आपको एक साथ में बात बताते हैं कि तिलक और एनी बेसेंट के जो कार्य क्षेत्र थे वो अलग अलग थे। जहाँ पे तिलक जो था वो उनका स्वरूप क्षेत्रीय था और वहीं पे एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया था वो अखिल भारतीय था। देश में लीग की जो करीब 200 से अधिक शाखाएं थी, जहां पे तिलक की 6 शाखाएं थी, वहीं पे एनी बेसेंट की जो शाखाएं थी वो 200 से अधिक थी और इसका चरमोत्कर्ष काल में लीग की संख्या 27,000 के लगभग थी। देश की महत्वपूर्ण हस्तियां थी एनी बेसेंट के लीग में शामिल थी, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल, तेज बहादुर सप्रू, सुब्रमण्यम अय्यर और मोहम्मद अली जिन्ना आदि इनमें शामिल थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी होम रूल लीग की जो स्थापना की गई। 1916 में टेवी स्टार्क स्क्वायर लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके सचिव ग्राहम डी पाल थे। इसी प्रकार 1915 में अमेरिका में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसका जो सामाजिक आधार है, इसमें शहरी, पेशेवर व मध्यम वर्गीय जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें सक्रिय रहा, क्योंकि मुख्यतः ये एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था। यहाँ पे बौद्धिक प्रचार सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बम्बई में कुछ हद तक व्यापारियों और मजदूरों का भी इसमें सहयोग समर्थन मिला। मुस्लिमों की हिस्सेदारी भी रही, जिसे जिन्ना, हसन इमाम, मजरुल हक जैसे नेता इसमें सक्रिय थे। स्त्रियों की भी इसमें सक्रिय भागीदारी रही। इसके जो कार्यक्रम थे कि किस प्रकार ये कार्य करता था, लीग का एकमात्र जो उद्देश्य था वो स्वशासन था। इसके एक सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया, व्यापक एवं संगठित प्रचार का। व्यापक प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को जन जागरण, संबंधित पत्रिकाओं, पुस्तकों का वितरण करना, राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद, भाषण आयोजित करवाना, समाज सेवा करवाना, जन सभाएं आयोजित करना इस कार्यक्रम की एक कार्य पद्धति थी। ये इस प्रकार कार्य किया करती थी। तिलक व एनी बेसेंट ने समस्त भारत का दौरा किया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्रों के माध्यम से इस दिशा में कार्य किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के वैतालिक का कार्य कर रही हूँ, सोने वाले को जगा रही हूँ ताकि वे उठ बैठे और मातृभूमि के लिए कार्य कर सकें। तिलक ने अपने जो पत्र थे, केसरी और मराठा पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार किया। व्यापक जन समुदाय को प्रभावित करने के लिए साप्ताहिक हाटों एवं धर्म स्थलों पर जनसभाएं आयोजित की जाती थी और जनता से जुड़े प्रश्नों को उठाया जाता था। प्रचार की ऐसी तकनीक का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अन्य कार्यक्रमों में इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पीछे सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया तथा भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पेठ बनाई। आंदोलन का जो उद्देश्य था, पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्षों जिसमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का संग्रह हो तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजित कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए लीग ने समाचार पत्रों, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, पंपलेट्स, पोस्टर, पोस्टकार्ड, नाटकों एवं धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया। लीग ने अपने उद्देश्य की सफलता के लिए कोष भी बनाए और धन एकत्रित भी किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया। 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों में सफलता मिली। इस प्रकार इसमें बहुत से महत्वपूर्ण जो नेता थे उन्होंने हिस्सा लिया। लीग के प्रति सरकार का रुख, सरकारी प्रतिक्रिया और आंदोलन का अंत। सरकार ने आंदोलन के प्रति दमनकारी नीति अपनाई, तिलक के भाषण को राजद्रोह बताया,
तिलक एवं विपिन चंद्र पाल की दिल्ली एवं पंजाब पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट एवं उनके दो सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया को नज़रबंद कर दिया। छात्रों को सभाओं में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी गई। मॉन्टेस्क्यू की घोषणा में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना है। फलतः एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। 1918 में तिलक इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में इंग्लैंड चले गए। फलस्वरूप जो आंदोलन था वो नेतृत्व विहीन हो गया। इस आंदोलन का महत्व है। इस आंदोलन ने पहली बार एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया और भावी राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला तैयार की। इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। गांधी के नेतृत्व में यही जुझारू आंदोलनकारी आज़ादी की मशाल लेकर आगे बढ़े। इस आंदोलन ने जनमोन्मुखी राजनीति की शुरुआत की। नेताओं ने बाजारों हाटों में जाकर सरकारी दमन का पर्दाफाश किया। इसने राजनीतिक शून्यता के दौर में राजनीतिक जागृति फैलाई। इसने कांग्रेस को ऊर्जावान बनाया। 1916 में लखनऊ जो पैक्ट था उसकी आधारशिला रखी। देश में जागृति का एक नया दौर आया और इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि वायुमंडल में बिजली सी दौड़ गई और हम जैसे अधिकांश नवयुवकों के दिल फड़कने लगे। निकट भविष्य में हम बड़ी बड़ी बातें होने की उम्मीद करने लगे। इसके अलावा अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो इसमें स्वदेशी आंदोलन में प्रयुक्त तकनीकों यथा बहिष्कार एवं सत्याग्रह का कोई स्थान नहीं दिया गया था, अर्थात सत्ता से सीधे संघर्ष का रास्ता अख्तियार नहीं किया गया था। इस दृष्टि से यह राष्ट्रीय आंदोलन के प्रगति के क्रम में कुछ हद तक पीछे लौटने की बात करता है। कुछ हद तक इसका प्रचारात्मक कार्यक्रम 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों के दौरान प्रयुक्त नरमपंथी तकनीकों से भिन्न नहीं लगते। होम रूल लीग की जो उपलब्धियां रही, होम रूल लीग तथा संबंध गतिविधियों ने कुछ सकारात्मक प्रभाव डाले और आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता संघर्ष में एक नई दिशा में योगदान दिया। जिस प्रकार आंदोलन ने केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य की महत्ता को भी प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। इसने देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित किया। आंदोलन की उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष में देश के हर शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई, जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की ही देन थी। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को तैयार किया। उसने भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। अगस्त 1917 में मॉन्टेस्क्यू की घोषणाएं तथा मॉन्टफोर्ट सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से ही प्रभावित थे। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में अत्यंत सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर था। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम दिया। बाद में ये तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा जब ये जो तिलक थे यहाँ से लंदन चले गए थे तो ये नेतृत्व विहीन हो गया और मॉन्टेस्क्यू की घोषणा से एनी बेसेंट ने भी इसको समाप्त कर दिया। लेकिन यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में बहुत सफल हुआ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। रोज़ नए वीडियो के साथ में हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।